डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम जो पढ़ रहे थे साहित्यिक स्रोत, हमारा जो पार्ट है स्रोत वाला, उसको पढ़ रहे थे। कोशिश ये थी कि कंटिन्यूएशन में एक वीडियो बन जाए, ये कोशिश थी। मगर इलेक्शंस और कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण ये काम नहीं हो पाया। लेकिन अब हम इसको फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम तक देख लिया था कि धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो ब्राह्मण साहित्य है उसको हमने देख लिया था। उसमें हमने देखा था कि वैदिक साहित्य है और वेदों के अलावा जो साहित्य है उसके उसके बारे में पढ़ा था हमने। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बौद्ध साहित्य। अब बौद्ध साहित्य में मैं बता दूं आपको कि जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं और इसमें जो सबसे प्रमुख हैं वो 3 पिटक हैं। उनको त्रिपिटक कहा जाता है: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जो सुत्त पिटक है इसमें बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत और धर्मोपदेश इनका उल्लेख हुआ है। इसके बाद विनय पिटक है, इसमें बौद्ध संघ संबंधी नियमों का उल्लेख है। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन का वर्णन किया गया है। तो ये 3 जो पिटक हैं इनमें ये मेन है। इसके बाद जो त्रिपिटकों के जो उपविभाग हैं वो निकाय कहलाते हैं। निकाय जैसे है खुद्दक निकाय, मध्यम निकाय, ये जो सारे हैं इसमें धम्मपद भी शामिल है। खुद्दक निकाय में धम्मपद है, थेर गाथा है, थेरी गाथा है, ये इसके प्रमुख ग्रंथ हैं। अब जो इनका संकलन है वो कब किया गया, तो पाली के त्रिपिटकों का जो संकलन है वो 5वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया। इसके बाद पाली के जो धर्म सिद्धांत के अलावा जो बौद्ध साहित्य है वो कौन कौन सा है कि एक तो मिलिंदपन्हो काफ़ी प्रसिद्ध है। मिलिंदपन्हो में क्या है कि इंडो ग्रीक शासक था मिनेंडर, और उस समय एक बौद्ध भिक्षु था नागसेन। उनके बीच चर्चा हुई थी बौद्ध धर्म के दार्शनिक पहलुओं के बीच। इस चर्चा को मिलिंदपन्हो के ग्रंथ में संकलित किया गया है। इसके बाद दीपवंश और महावंश ये श्रीलंका में 4वीं और 5वीं शताब्दी में लिखे गए थे। पाली भाषा के अलावा संस्कृत में भी काफ़ी साहित्य अवेलेबल है बौद्ध का। एग्जाम्पल के लिए ललित विस्तार जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये संस्कृत और प्राकृत भाषा की मिश्रित रचना है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ ये है कि एडविन अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया लिखी थी। महात्मा बुद्ध के जीवन पर द लाइट ऑफ एशिया लिखी गई थी। और ये जो द लाइट ऑफ एशिया जो जिस किताब पर आधारित है वो है ललित विस्तार। इसके जो रचयिता है वो हरिभद्र सूरि हैं। इसके अलावा वज्र सूची, बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, ये विभाषा शास्त्र, ये जो ग्रंथ हैं वो प्रमुख हैं। दिव्यावदान भी काफ़ी प्रमुख ग्रंथ है। दिव्यावदान हमारे जब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे तब दिव्यावदान का उल्लेख आएगा। इसके बाद जैन साहित्य के जो ग्रंथ हैं उनको सामूहिक रूप में आगम कहा जाता है, आगम ग्रंथ कहा जाता है।
आगम ग्रंथ कुल 46 हैं, जिनके 4 भाग हैं। एक तो प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। अब आगे चलकर क्योंकि जैन धर्म 2 शाखाओं में बँट गया था, तो इनकी अलग अलग शाखाओं के अलग अलग जो ग्रंथ हैं वो हैं। तो इस तरह से अब जैन साहित्य में पुराण भी हैं। पुराण को चरित कहा जाता है। ये प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश में मिलते हैं। ये जो भी नायक हैं, बहुत सारे पौराणिक जिसको सनातन वैदिक धर्म के जो पौराणिक नायक थे, जिसे और महाकाव्यों के जो हमने ब्राह्मण साहित्य में पढ़े थे, जैसे पांडव हैं, कृष्ण हैं, ऐसे लोगों को जैन दृष्टिकोण से लिखा गया है। इनका जो समय है 6ठी शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक है। लगभग 1011 सालों तक ये ग्रंथ लिखे गए। ये जो प्रमुख ग्रंथ हैं, उद्योधन सूरि की कुवलयमाला, भद्रबाहु चरित, परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र सूरि। इसके बाद प्रशस्ति संग्रह, आवश्यक चूर्णी, ये सारे कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। इसके बाद दक्षिण भारत का भी कुछ साहित्य उपलब्ध है, ये जैन ग्रंथों के अलावा, कि जिसको संगम साहित्य कहा जाता है। संगम साहित्य के बारे में केवल इतना जान लेना ज़रूरी है कि ये 2 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रेम प्रसंग संबंधी काव्य, जिसको अकम कहा जाता है, और युद्ध के बारे में जो काव्य लिखा गया है, जिसको पुरम कहा जाता है। इसकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, एत्तुतुकई, पत्तु पत्तु, ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसको हम अलग से दक्षिण भारत के टाइम पर पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट धर्मेतर साहित्य। अब धर्मेतर साहित्य क्या होता है? धर्मेतर साहित्य का मतलब ये है कि वो साहित्य जो धार्मिक नहीं है। द लिटरेचर दैट इज नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन, चाहे ये ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड हो, वैदिक धर्म से रिलेटेड हो, बौद्ध हो, जैन हो, या कोई भी धर्म हो, उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ये एक कंप्लीटली लिटरेचर के ग्रंथ होते हैं, या फिर नॉन फिक्शनल ग्रंथ होते हैं, जिनमें कहानियाँ नहीं होती हैं, जिसको हम नॉर्मल वेज में लिटरेचर में पढ़ते भी हैं कई ग्रंथों के बारे में। तो इनमें जो पहला प्रमुख ग्रंथ है वो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था। काफ़ी प्रसिद्ध है ये। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री रह चुका था। और इसके बाद ये जो ग्रंथ है, इस पर टीका भी लिखी गई थी, कामंदक ने लिखी थी, नीतिसार। इसके बाद भास नाम के कवि हुए। इन्होंने आरंभिक नाटक लिखे। इनको कालिदास से भी पहले का नाटककार माना जाता है, क्योंकि कालिदास की रचनाओं में इनका उल्लेख भी मिलता है। इन्होंने कुल 13 नाटक लिखे। इनमें कुछ जो प्रमुख नाटक हैं वो है, एक तो स्वप्न वासवदत्ता, दरिद्र चारुदत्त और प्रतिज्ञा योगंतरायण। स्वप्न वासवदत्ता इसका काफ़ी फेमस नाटक है, और इससे तत्कालीन समाज की काफ़ी जानकारी मिलती है। इसके बाद वृहत कथा गुणाढ्य द्वारा रचित है, और ये पैशाची प्राकृत में लिखा गया है। ये काफ़ी बहुत लंबी कहानी मानी जाती है। इसके द्वारा इसके ऊपर बेस्ड काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे बृहत कथा मंजरी, कथा सरित सागर और
बृहद कथा, श्लोक संग्रह, ये इनके ऊपर बेस्ड ग्रंथ है। इसके बाद मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। इसकी रचना गुप्त काल में हुई थी शूद्रक के द्वारा। इसके बाद कुछ अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं भी हैं, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन का वार्तिक, गार्गी संहिता, पतंजलि का महाभाष्य, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का मालविकाग्निमित्र। अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं से जो हमारा जो तात्पर्य है वो ये है कि ये लिखी तो किसी और इंटेंशन से गई थी, लेकिन इनमें से जो हमारा उद्देश्य है वो काफ़ी अच्छी तरह से पूरा हो जाता है। जो हमारा जो इतिहास को जानने का उद्देश्य है वो काफ़ी अच्छी तरह से इसमें पूरा हो जाता है। इसके बाद कुछ ऐतिहासिक जीवन चरित्र भी हैं, जो किसी के जीवन के ऊपर लिखे गए थे, जैसे बुद्ध चरित्र है अश्वघोष की, बाणभट्ट की हर्ष चरित्र है, वाकपति की गौड़बोह है, विल्हण की विक्रमांक देव चरित्र है। इसके बाद पद्मगुप्त परिमल के नव सहसांक चरित्र, संध्याकर नंदी की रामचरित्र, जयसिंह सूरी की कुमारपाल चरित्र। इसके बाद जयानक की पृथ्वीराज विजय और आनंद भट्ट की वल्लाल चरित्र, कल्हण की राज तरंगिणी। एक बहुत ही उल्लेखनीय है कल्हण की राज तरंगिणी। ये कश्मीर में पैदा हुए थे कल्हण, और इन्होंने कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा है। और इनके बारे में खास बात यह है कि ये 11वीं शताब्दी में इनका कार्यकाल था, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने जो आधुनिक इतिहास की पद्धतियां हैं वो अपनाई हैं इतिहास को जानने के लिए, तो इनका काफ़ी महत्व है। इसके बाद जो आगे जो ग्रंथ हैं वो है विदेशी यात्रियों के जो विवरण हैं, वो विदेशी यात्रियों के विवरण हैं। जैसे सबसे पहले यूनानी यात्री, इनमें हिकेटियस, टेसियस, हेरोडोटस ये प्रमुख हैं। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी में भारत की, सिंधु प्रदेश की थोड़ी सी भौगोलिक जानकारी दी है। इसके अलावा टेसियस ने इंडिका और पर्शिका नाम का इतिहास लिखा है, और इसने भी एक भारत संबंधी जानकारी दूसरों से पूछ कर अपनी पुस्तक में लिखी। इसके बाद हेरोडोटस, इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने ग्रंथ लिखा हिस्टोरिका, और भारत के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है। वो वैसे खुद कभी भारत नहीं आया, लेकिन उसने दूसरों के विवरणों के आधार पर अपना। इसके बाद मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत के रूप में आया था सेल्यूकस निकेटर के, और इसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी। अब उसने इंडिका नाम की पुस्तक तो लिख दी, लेकिन उसका इंडिका नाम की पुस्तक जो है वो अपने मूल रूप में यहाँ पर अपने उपलब्ध नहीं है। तो हमें दूसरों के उद्धरणों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके बाद जो हमारा जो लेखक है वो है डायमेकस, डायोनिसियस, पेट्रोक्लिस,
पोलम्बिस, डियोडोरस स्ट्रेबो ने अपनी किताब लिखी ज्योग्राफी, और इसमें उसने बताया है कि मेगास्थनीज डायमेकस सबसे बड़ा जूठा है, और मेगास्थनीज उसके बाद दूसरे नंबर का जूठा है, यानी इन दोनों को जूठा बताया है। इसके बाद प्लिनी द एल्डर ने नेचुरल हिस्टोरी का किताब में भारत का वर्णन किया है, भौगोलिक और जो पेड़ पौधों का वर्णन होता है वो। इसके बाद टॉलमी ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी में सिंधु घाटी का वर्णन किया है। इसके बाद एक अज्ञात ग्रीक नाविक ने एक किताब लिखी है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। तो इसने काफ़ी भारत की काफ़ी जानकारी मिलती है। इसके बाद जस्टिन जो है वो उसने लिखा है भारत विषयक जानकारी, और सेंड्रोकोटस के बारे में इसने लिखा है, चंद्रगुप्त के बारे में। इसके बाद प्लूटार्क है, एरियन है, और कॉस्मस इंडिको प्लस्टोस जो इजिप्ट का मठाधीश था उसने लिखा है। इसके बाद चीनी लेखक भी भारत आए। इनमें जो सबसे पहले आया वो सुमाचीन आया। हालांकि इसने भारतीयों के बारे में लिखा, लेकिन वो कभी भारत नहीं आया। इसके बाद फाहियान आया। उसने अपनी पुस्तक फाक्योकी में भारत का काफ़ी वर्णन किया। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत में आया था। इसके बाद स्युंग युन, ये 518 ईस्वी के लगभग भारत आया, और मिहिर कुल के बारे में इसने बताया है, हुन शासक। इसके बाद ह्वेन सांग जो था वो हर्षवर्धन के काल में आया। इसको तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसकी पुस्तक है वो CU की है। इसके बाद एक तिब्बती बौद्ध यात्री था धर्मस्वामी, वो आया था और उसने नालंदा में का अध्ययन भी किया था। इसके बाद अरब और जो मुस्लिम यात्री हैं, ये इनमें जो सुलेमान है सबसे पहला है जो ज्ञात यात्री है जिसने वर्णन लिखा है। तो वो ये कहता है कि उसने वो दरअसल अमोघवर्ष प्रथम के टाइम और मिहिर भोज के टाइम आया था। तो उसने राष्ट्रकूटों का जो राज्य है वो संसार के 4 बड़े राज्यों में से एक बताया है। इसके बाद इब्न खुर्दाब्द भारत आया। इसने किताबुल मसालिक उल ममालिक किताब लिखी। तो इसमें भारत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। इसने 7 वर्गों के बारे में बताया। सबू कफूरिया यानी सच क्षत्रिय, कतरिया यानी क्षत्रिय, ब्राह्मण, बैसुरिया यानी वैश्य, सुधारिया यानी शूद्र, चंडालिया यानी चंडाल, और लहूद यानी खानाबदोश जातियाँ। इसके बाद अल मसूदी भारत आया था। ये बगदाद का रहने वाला था। इसने जो किताब लिखी थी वो मुरुजुब जहाज किताब लिखी थी। इसको अरब का हेरोडोटस भी कहा जाता है। इसके बाद अल बिरादुरी, अबू जैद हसन, अल इस्तिखारी, अल इदरीसी, इब्न होकस, ये सभी भारत आए। इनमें जो एक और लेखक जो काफ़ी उल्लेखनीय है वो है अल बरूनी। अल बरूनी ये मोहम्मद गजनवी के साथ आया था जब उसने तहकीक ए हिंद किताब लिखी, और ये उसमें भारतीय दर्शन और
भारतीय समाज का काफ़ी अच्छा वर्णन किया है। ये संस्कृत का भी अच्छा ज्ञाता था। तो इस तरह से ये जो यात्री हैं वो भारत में आए और इन्होंने अपने वर्णन से भारत को समृद्ध किया। तो हम इस तरह से हमारा जो साहित्य वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अब हम अ, अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो पुरातत्व को देखेंगे। तो पुरातात्विक स्रोतों को देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, तब तक के लिए।